वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय प्रथम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का क्विक रिवीजन करेंगे, और जिसमें मैं इस पाठ से संबंधित बोर्ड की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बन रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या एक नंबर के प्रश्न हो या बड़े प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का अभ्यास करवाने का प्रयास करूंगा। और इससे पूर्व मैंने इस पाठ का क्विक रिवीजन का वीडियो अपलोड कर रखा है, जो 10 मिनट में पूरे पाठ का क्विक रिवीजन हो जाएगा। और मुझे ऐसी आशा है कि लगभग सारे के सारे प्रश्न जो संभावित है इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और अगर पहले वाला जो वीडियो, इस पार्ट का जो क्विक रिवीजन का वीडियो है, अगर वो नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखें। पूरी प्लेलिस्ट मैंने पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 के हिसाब से बना रखी है, तो एक बार विजिट जरूर गए। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला प्रश्न है, भारत आजाद कब हुआ? तो 14-15 अगस्त की 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ। अगला प्रश्न, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इंपोर्टेंट प्रश्न जो कई बार पूछा भी गया है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया था। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका भाषण का जो नाम है वो है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दोनों में से एक ही बात है, या तो आप हिंदी में कहें तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1947 को, जब भारत पाक का विभाजन हुआ उसके बाद में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और विस्थापित हुए लोग, काफी लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत गए, तो इसलिए इसको 1947 को अभूतपूर्व हिंसा और त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कहां से संबोधित करते हैं? तो सही आंसर है लाल किले की प्राचीर से, नई दिल्ली में जो लाल किला है वहां की प्राचीर से। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रमुख 2 चुनौतियां कौन सी है? तो भारत जब देश आजाद, उसके प्रमुख जो 2 चुनौतियां थी वो थी विविधता में एकता के दर्शन करने वाले राष्ट्र निर्माण की, जिसमें एक तो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की, और दूसरा समाज के गरीब और वंचित तबके के विकास करने की। ये प्रमुख चुनौतियां थी। जैसे आप पहला जो पाठ है उसी में आपके चुनौतियां हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में 3 चुनौतियां दी हुई है। अगला है, भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1947 की त्रासदी को स्वतंत्रता रचनाओं में प्रस्तुत करने वाले 2 प्रमुख रचनाकारों के नाम बताएं। यानी ऐसे लेखकों या कवियों के रचनाकारों के नाम बताने आपको, जिन्होंने 1947 की जो त्रासदी हुई थी, खासकर विभाजन वगैरह, उस पर अपनी रचनाएं लिखी। तो 2 नाम है, फैज अहमद फैज, दूसरा नाम है अमृता प्रीतम, जो पंजाबी लेखिका या कवियत्री है। अगला है, कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आजादी से काफी पूर्व 1906 में ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न, द्विराष्ट्र का नारा किसने दिया था? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत या नारा मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दिया था। धर्म के आधार पर कौन सा राष्ट्र बना? तो पाकिस्तान। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। भारत विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन की योजना के नाम से जाना जाता है, जो 3 जून 1947 को घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ 3 तरह के प्रश्न बढ़ना है, इसमें आपको कंफ्यूजन होना, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जैसे जब देश आजाद हुआ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जब देश आजाद हुआ तो भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बने रहने के लिए कहा। और इस तरीके से स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भी लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आएगा। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय की बात करें तो 1948 में सी राजगोपालाचारी वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो देश आजाद उस समय प्रथम माने गए लॉर्ड माउंटबेटन। देश आजाद उस समय यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, 1951 में भारत की गरीबी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 1951 में भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? तो 12%। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक का आंकड़ा है। इसके बाद में विभाजन की त्रासदी से संबंधित 2 फिल्मों के नाम। ऐसी 2 फिल्में जिन्होंने विभाजन हुआ था 1947 में, उससे जो भी त्रासदी हुई थी, हिंसा वगैरह हुई थी, उससे संबंधित विषय वस्तु पेश किए, तो वो है
गर्म हवा और पिंजर, 2 फिल्मों के नाम है। इसके अलावा जैसे गदर फिल्म आपने अभी कुछ समय पहले देखी होगी, तो उसमें भी इसी घटना से, विभाजन की घटना से संबंधित ही इसमें सारा वर्णन है। अगला है विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों के नाम लिखे। तो विभाजन का सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पंजाब और पश्चिम बंगाल में पड़ा। पंजाब भी जैसे पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल पंजाब है, वो एक पाकिस्तान में चला गया, एक भारत में रह गया। उसी तरह से पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, तो इस तरीके से पंजाब और बंगाल दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहा किया? तो जनवरी 1948 में कोलकाता में किया। महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। अगला है स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी। अंग्रेज किस नीति में विश्वास रखते थे? तो अंग्रेजों का नीति एक ही थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स, ये नीति थी, फूट डालो और राज करो। सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? तो त्रावणकोर के राजा ने। अगला प्रश्न, भारत में संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया? तो भोपाल के नवाब ने मना किया था संविधान सभा में शामिल होने से। उसके बाद देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है। उन्होंने ही देश की विभिन्न रियासतों में समझाइश से, कई सैनिक कार्रवाई से, कई किसी भी तरीके से देश की जो भी रियासतें थी सभी का एकीकरण करने का प्रयास किया और लगभग उन्हें सफलता भी पूरी मिली। अगला है रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता था? तो उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय का जो भी सहमति पत्र था वो। अगला है 4 जो भी देशी रियासतें थी उनके नाम बताने जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ, यानी जहाँ के शासक थे उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से शुरुआत में मना किया, बाद में धीरे धीरे वो शामिल हुई। तो जूनागढ़ जो गुजरात में थी, हैदराबाद दक्षिण भारत में, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ये 4 जो रियासतें थी जिनके एकीकरण में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। उसके बाद में हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत के लिए क्या चुना? तो स्वतंत्र रियासत में का चुनाव किया। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया? तो तेलंगाना के किसानों ने आंदोलन किया। एक और इम्पोर्टेंट शब्द जो आता है कि हैदराबाद के निजाम आंदोलन किसानों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल का प्रयोग करता था। उस अर्धसैनिक बल का क्या नाम था? यानी एक तरह से अर्धसैनिक बलों का जो फोर्स था उसका नाम था रजाकार, जो कि अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो ये रजाकार शब्द भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हैदराबाद के नवाब को निजाम कहा जाता था। तो ये 2 शब्द है इम्पोर्टेंट है वन वर्ड की दृष्टि से। इसके अलावा हैदराबाद का विलय किस भारतीय संघ में किस प्रकार हुआ? तो हैदराबाद के मामले में सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। महाराजा बोध चंद्र सिंह ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए मणिपुर के शासक के रूप में। मणिपुर में किस चुनाव से संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ? तो सबसे पहले जून 1948 के चुनाव से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। अगला है भारत का वो कौन सा प्रांत है जहाँ सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किया गया या अपनाया गया? सबसे पहले भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का जो सिद्धांत है वो मणिपुर में अपनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई थी? तो आज़ादी से पहले 1920 में नागपुर अधिवेशन में बात की गई थी। उसके बाद में देश आजाद होने के बाद में 1956 में जो भी भाषाई पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की उसके अनुसार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ और सबसे पहले आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा के आधार पर गठन हुआ। अब इसमें आगे प्रश्न आ जाएगा कि भाषा के आधार पर किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुए? तो पुराने मद्रास प्रांत में हुए। आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई? तो पोटी श्रीमालू जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे और लंबे समय तक भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हुई। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो मैंने पहले बता दिया, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा कब की? तो दिसंबर 1952 में। उसके बाद में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953 में बनाया गया और उसके बाद में 1956 में इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का गठन किया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। अगला है 1960 में मुंबई से 5 से 2 अलग अलग राज्य बनाए गए। तो जो मुंबई प्रांत था उसका विभाजन करके 1960 में जो मराठी भाषी थे उनके लिए महाराष्ट्र और जो गुजराती बोलने वाले लोग थे उनके लिए गुजरात, 2 जो अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया। इसी तरह से
1966 में कौन से राज्य बनाए गए, जो पंजाब से अलग अलग राज्य बनाए गए। तो 1966 में जैसे पंजाबी भाषा बोलने वालों को पंजाब के रूप में अलग राज्य बनाया, अन्य जो हिंदी भाषी थे उनके लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से ये 3 राज्य बने 1966 में। नागालैंड का राज्य बना तो नागालैंड 1963 में राज्य बना। 1972 में असम से कौन से राज्य बनाए गए, यानी जो संयुक्त असम जो था प्रांत था, उसमें से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का निर्माण 1972 में किया गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 में राज्य बने। अगला प्रश्न, सन 2000 में कौन से राज्य बने। तो सन 2000 में 3 राज्य बने थे नवंबर में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ है वो आपको पता है मध्य प्रदेश का विभाजन करके बनाया गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का विभाजन करके, और बिहार का विभाजन करके झारखंड बनाया गया। सबसे पहले जैसे उस समय भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ अलग राज्य बढ़ा दिया। उसके बाद से राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बनाया गया। तो देश का सबसे नवीनतम राज्य माने तो तेलंगाना है, वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी जैसे भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आंकड़ा अभी लेटेस्ट, आप एक बार जरूर ट्राई कर ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो खास करके छोटे प्रश्न थे और इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो ये प्रयास था मेरा कि जितने भी प्रश्न इस पाठ से बन रहे थे सभी का रिवाइजन करने का प्रयास किया। इससे संबंधित पूरे पाठ का क्विक रिवीजन का वीडियो आप जरूर देखें। उसके बाद अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको लगभग सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाएंगे। इस तरह से मैंने प्रत्येक पाठ के वीडियो बना रखे हैं, एक बार आप जरूर देखें। और संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का क्विक रिवीजन भी मैंने 2 वीडियो में अलग अलग करके बनाया हुआ है। समकालीन विश्व राजनीति का एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी पाठ है सभी के प्रश्न हैं वो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो शामिल करने का प्रयास किया। उस तरह से दूसरी जो स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति दोनों पाठ्य पुस्तक हैं, दोनों के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, जिसमें कम से कम लगभग 30 मिनट में पूरे पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण प्रश्नों का मैंने अभ्यास करवाया है। तो वो वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में या अगले अध्याय के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।